हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। इस वीडियो में हम खेलेंगे 6 मई 2026 के करंट अफेयर्स क्विज। इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद होगा उसका एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है पोलियो से रिलेटेड। पोलियो से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड by its ability to spread primarily through respiratory droplets in crowded urban environments. Second, the inactivated polio vaccine is known for providing superior intestinal immunity compared to the oral polio vaccine. Third, a country is typically granted polio-free certification by the WHO after maintaining zero new cases for a continuous period of 3 years. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो बेसिकली अगर कोई कंट्री लगातार 3 साल तक पोलियो में 0 केसेस दिखाती है तो उसको WHO से पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट है और इंडिया को मिल चुका है 2014 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के तहत। और ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 जो है लिखा था कि प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, वो गलत है। इसका प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट। ओके, और यानी कि कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर से ये वायरस फैल सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि बेसिकली ये वायरस सबसे पहले डेवलप होता है इंटेस्टिन में, और ओरल पोलियो वैक्सीन इज बेटर देन IPV। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन से बेटर है इंटेस्टिनल ट्रीटमेंट के लिए और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और उसके फंक्शंस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ITBP इज द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दैट स्पेशलाइजेज इन सब जीरो सर्वाइवल एंड हाई एल्टीट्यूड टैक्टिकल वॉरफेयर। Second, its administrative control lies with the Ministry of Defense, while its operational control is with the Ministry of Home Affairs. Third, the force was granted independent status through the ITBPF Act of 1992. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्पेशली ये फोर्स डेवलप की गई थी सब जीरो यानी कि हाई एल्टीट्यूड यानी कि हिमालयन रेंजेस पे वॉरफेयर करने के लिए, बॉर्डर पेट्रोलिंग करने के लिए स्पेशली इस फोर्स को डेवलप किया गया था। ठीक है, सेकेंड गलत है। ITBP एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और सारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस टोटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी और उनका ऑपरेशन कंट्रोल भी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सो पहले ये फोर्स CRPF एक्ट 1962 के तहत ही डेवलप की गई थी और फाइनली उसको इसका इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव स्टेटस दिया गया था ITBPF एक्ट 1992 के तहत, और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 3, 23 फॉर 23 इनिशिएटिव जो अभी लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए, अ मिशन टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी इन 23 हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स बाय 2030। Option B, a strategic plan to increase the forest cover of India by 23% through community participation. Statement 3, a nationwide campaign to engage citizens in snow leopard conservation. And option D, a bilateral agreement between India and 23 other nations to protect migratory birds. So इसका right answer है option C. It is a nationwide campaign to engage citizens in snow leopard conservation. तो बेसिकली स्नो लेपर्ड्स जो होते हैं बहुत ही शाय होते हैं और इसलिए उनको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहते हैं क्योंकि उनको देखना बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर साइट होती है और हिमालयन इकोसिस्टम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सिटीजन्स को एंगेज किया जा रहा है इसके लिए कि कभी भी उनकी कोई साइट दिखे, कभी वो दिख जाए या उनका कोई हैबिटेट का कोई प्रूफ मिले तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें सो दैट उनके कंजर्वेशन के लिए वहाँ पे हम कुछ मेजर्स ले सकें। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिगार्डिंग पायलट व्हेल्स। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के एक बीच पे काफ़ी सारी पायलट व्हेल्स स्ट्रैंडेड थी, यानी कि वो ज़मीन पे थी, और इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, दे आर क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंट मास स्ट्रैंडिंग्स।
Second, they are characterized by a matrilineal social structure where males stay in their mother's pod for life. Statement 3, they are found across various oceanic regions including the Indian Ocean near India. So फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है, एंडेंजर्ड नहीं है, लीस्ट कंसर्न है क्योंकि इनकी काफी अच्छी पॉपुलेशन है. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 एंड 3. सो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. मैट्रिलिनियल का मतलब है कि फीमेल के अराउंड उसके सोसाइटी उनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है. सो बेसिकली जो उनके ऑफस्प्रिंग्स भी होते हैं, जैसे कोई मदर वेल है, वो उनके साथ ही रहते हैं. मैट्रिलिनियल पॉड्स का मतलब है, पॉड का मतलब है यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे यानी कि सोशल स्ट्रक्चर. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मैट्रिलिनियल पॉड है. और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है. इनमें इसकी भी जो दो कैटेगरीज है, लॉन्ग फिन स्पीशीज जो है अक्सर पोलर वाटर्स में पाई जाती है, और शॉर्ट फिन जो पायलट वेल्स हैं अक्सर ट्रॉपिकल या फिर वार्म टेम्परेट वाटर्स में पाई जाती है, जिसमें से इंडियन ओशन भी एक है. और ये एंडेंजर्ड नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है. क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी स्पीशीज कवर्ड है सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव में? फर्स्ट साइगा एंटीलोप, सेकंड पर्शियन लेपर्ड, 3 बुखारा डियर एंड 4th एशियाटिक लायन. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3. सो ये फ्रेमवर्क जो है सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव, इसमें 17 स्पीशीज है मैमल्स की जिनको कवर किया गया है, और ये फ्रेमवर्क आता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अंडर में. ओके. सो 1, 2, 3 स्पीशीज तो आती हैं, साइगा एंटीलोप, बुखारा डियर और पर्शियन लेपर्ड. एशियाटिक लायन जो है कैमी का पार्ट नहीं है. बेसिकली ये गिर नेशनल पार्क यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं, और क्योंकि माइग्रेटरी नहीं है तो ये इसके अंडर कवर ही नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 6 इज रिगार्डिंग क्वांटम कंप्यूटिंग एंड द बिलो प्रोसेसर. सो इसमें क्वांटम एडवांटेज का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ए, the ability of a quantum computer to operate at room temperature without the need for cryogenic cooling. Statement B, the integration of quantum processors with classical cloud infrastructure to improve data storage. Statement C, the development of quantum algorithms that can solve any mathematical problem regardless of complexity. And statement D, a stage where a quantum processor performs a specific task significantly faster than any known classical supercomputer. So quantum advantage का मतलब है statement D is correct. So it is a stage where quantum computer performs better than any supercomputer. और हालांकि कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बट एक कंटिन्यूस थ्रेशोल्ड है. सो और ये जो है fault tolerant quantum computing, basically this milestone is a critical step toward fault tolerant quantum computing, which will eventually revolutionize fields like crypto analysis and drug discovery. क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, it uses satellite based thermal imaging to track the body heat of large mammals near railway tracks. Statement B, it involves the installation of high frequency acoustic devices that emit sounds to repel elephants from tracks. Statement C, it relies on a network of drones equipped with radar to create real-time 3D maps of elephant corridors. And statement D, it utilizes vibration-sensitive optical fiber cables to detect animal movements through ground disturbances. So इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट डी. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है अप्लाई किया जा रहा है थ्रू नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, और बेसिकली इसमें क्या है कि एक फ्रूगल और इफेक्टिव इनोवेशन है, इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं है और काफ़ी इनोवेटिव इनोवेशन है. सो इसमें क्या है कि इसमें केबल्स बैरी की जाती हैं रेलवे ट्रैक्स के आसपास, और जैसे कोई लार्ज मैमल, एलिफेंट, राइनो या कोई भी और मैमल उस पर अगर उसके आसपास चलेगा तो उसकी वाइब्रेशन से इस सिस्टम को पता चल जाएगा, और सो दैट जो रेलवे क्रॉस कर रही है उन ट्रैक्स को, जो भी ट्रेन क्रॉस कर रही है और उन ट्रैक्स को, उससे वो कॉशियस हो सकते हैं, उनको एक सिग्नल मिल सकता है, वार्निंग मिल सकती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 is regarding financial action task force.
ठीक है। सो फर्स्ट इसमें लिस्ट टाइप है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बेसिकली वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग केसेस देखती है कंट्री बाय कंट्री, और पाकिस्तान को इसने ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है अभी, और कई बार उसको थ्रेट्स भी दिए हैं ब्लैक लिस्ट में डालने की। सो फर्स्ट लिस्ट जो है इसकी, फर्स्ट लिस्ट ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और एफएटीएफ रिकमेंडेशन, और उसके पास में उनका एक इम्प्लीकेशन है। सो उसे हमें मैच करना है। सो उसका जो करेक्ट पेयर है लिस्ट टाइप और प्राइमरी इम्प्लीकेशन का, वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ग्रे लिस्ट जो है, ग्रे लिस्ट का इम्प्लीकेशन क्या है कि ग्रे लिस्ट में आते ही वो कंट्री काफ़ी इंक्रीज मॉनिटरिंग में आ जाती है, और उसे एक्शन प्लान भी बनाने के लिए कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को, जिसे टेररिस्ट एक्टिविटी फंड होती है, उसको टारगेट करने के लिए प्लान बनाओ और हमें प्रूव करो कि यू आर टेकिंग दैट एक्शन प्लान, यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट एक्शन प्लान। ब्लैकलिस्ट जो है, ब्लैकलिस्ट में जुरिसडिक्शंस को काउंटर मेजर्स में डाला जाता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने के लिए। और एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, और इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। सो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्पैक्ट होता है, और इससे बेसिकली कंट्री की जो फाइनेंशियल रेपुटेशन है खराब होती है, और क्रेडिट भी, फिर उसको क्रेडिट रेटिंग्स भी उसकी डिक्रीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिगार्डिंग यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। Statement 1. The convention is a legally binding multilateral treaty that mandates state parties to align their national legislation with the World Anti-Doping Code. डोप बेसिकली होता है कि स्पोर्ट्स में कोई ड्रग्स, स्टेरॉइड्स या कोई भी केमिकल जिससे परफॉर्मेंस आर्टिफिशियली बढ़ती है, सो उसके अगेंस्ट में है ये कन्वेंशन। एंड स्टेटमेंट 2, it provides a legal framework for governments to harmonize anti-doping rules, as the World Anti-Doping Agency code itself only applies to sports organizations and not to sovereign states. So इसका right answer है option A. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. सो यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट अडॉप्ट किया गया था 2005 में, और लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। और वाडा कोड जो है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कोड, एक गोल्ड स्टैंडर्ड है एंटी डोपिंग में, एक प्राइवेट लॉ फाउंडेशन है। सो बेसिकली इसके रूल्स जो है ओनली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में लागू होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एटसेट्रा। So question number 10 is regarding United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. First, it is a permanent intergovernmental body of the United Nations established to promote the integration of developing countries into the global economy. Second, it is the primary body responsible for adjudicating trade disputes between member nations under international law. Third, it provides technical assistance to developing countries, specifically in the areas of debt management and investment policy. So, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें लिखा है कि प्राइमरी बॉडी है जो ट्रेड डिस्प्यूट्स को जज करती है, जजमेंट देती है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 and 3। यूएनसीटीएडी बेसिकली एक थिंक टैंक बॉडी है, जैसे नीति आयोग है, तो ये पॉलिसी बनाती है, डिस्कशन करती है, और दूसरी कंट्रीज को बेसिकली रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, बीच में अगर कोई कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो अभी भी WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन में आता है, और WTO में भी स्पेशली डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो होता है ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो भी इसी डिज़ाइन और पैटर्न पे जल्दी आएगा। थैंक यू।